टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मुकेश जी हर बार की तरह कुछ खास तैयारी करके आते हैं जो आप दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अगले आधे घंटे तक इस टैक्स गुरु के एपिसोड में क्या हम आपको बताने वाले हैं। म्यूचुअल फंड से अगर हुआ है मुनाफा लेकिन शेयर बाजार से हुआ है नुकसान, तो क्या दोनों का आपस में कर सकते हैं एडजस्ट? क्या कहता है टैक्स का नियम? इतना ही नहीं, अगर बिजनेस पार्टनर के आने से हुई है कमाई, जाने से मिला है मुआवजा, तो उस पर क्या कहता है कैपिटल गेन्स टैक्स का नियम? और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए आपने जो पैसा इकट्ठा किया है उस पर किस तरह से बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा वह है शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के बीच के रिश्ते का। ये रिश्ता टैक्स के लिहाज से है। कई लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि अगर मान लिया जाए डेट म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड से हमें कुछ मुनाफा हुआ है लेकिन शेयर बाजार से हमें नुकसान हुआ है, तो क्या हम उस मुनाफे के साथ उस नुकसान को एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों कुछ हद तक डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो इस पेचीदे नियम जो सवाल हैं इसको सुलझाएंगे हमारे एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल जी, क्या है आपकी राय? बिल्कुल लक्ष्मण जी, खुशखबरी ये है कि हम जरूर से जो शेयर बाजार का नुकसान है उसको हम म्यूचुअल फंड के गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि दोनों के टैक्स के रेट्स अलग हैं, क्योंकि डेट फंड जो है उसमें अगर शॉर्ट टर्म का रेट 30% तक जा सकता है और अगर लॉन्ग टर्म है गेन तो उसका 20% का टैक्स हो सकता है। अब इक्विटीज में हम जानते हैं कि एसटीटी भरा जाता है, इसलिए वहां शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स है। अब सवाल आपके मन में दुविधा ये खड़ी हो सकती है कि क्या मैं मेरे 10% वाला जो लॉस है उसको मेरे 20% वाले गेन के सामने या 15% वाला लॉस 30% के गेन के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं? अगर मैं ये फायदा लूं तो आयकर विभाग क्या उसमें कोई आपत्ति खड़ी कर सकता है? तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली 1955 से एक सीबीडीटी का सर्कुलर जारी है जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आयकर कानून में कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं दी गई है कि आप कौन सा लॉस किसके सामने पहले या बाद में सेट ऑफ करेंगे, और इसमें कोई निषेध भी नहीं है। इसीलिए जो भी टैक्स पेयर चाहता है कि मेरे लिए सबसे लाभदायी है, उस सीक्वेंस से उस तरीके से वो इसका फायदा ले सकता है। इसलिए ये बहुत स्पष्ट स्थिति है जी, बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बिना कोई भी अड़चन आप सवाल ये है मुकेश पटेल साहब जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एडजस्ट करने की कोई समय सीमा है क्या, कि किस समय सीमा के अवधि में आपको एडजस्ट करना ही होगा, या फिर कभी का नुकसान कभी का मुनाफा, कभी के नुकसान मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं? जी, इसमें इतने नियम जरूर है। एक तो समय के संदर्भ में जो आपने पूछा, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जिस साल में आपको नुकसान हुआ वो उतना गेन नहीं है जिसके सामने आप सेट ऑफ करें, तो आप लंबे से लंबे समय 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरा एक नियम यह है कि आप ये जो 8 साल तक कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म गेन है तो वो लॉन्ग टर्म गेन के सामने आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। पर अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन है तो उसके सामने केवल शॉर्ट टर्म का लॉस सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ये दो नियम आपको याद रखने हैं, बाकी आपको कोई बाधा नहीं। बिल्कुल, आपने काफ़ी, हालांकि मामला काफ़ी पेचीदा है, लेकिन जिस आसानी से आपने समझा दिया मुझे लगता है दर्शकों के बीच में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। हालांकि कई सारे सवाल अलग अलग मुद्दे पर हमारे पास आ रहे हैं, तो शुरू करते हैं सवाल जो आपका सिलसिला। मुकेश जी, पहला सवाल हमारे पास आया है लुधियाना से। अमित गर्ग साहब हैं जो कि फोन लाइन पे बने हुए हैं। अमित जी बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं एक सैलरी पर्सन हूँ
जी मैं अपने बेटे के इलाज पे हर साल 2 लाख का खर्चा कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, और ये जो बीमारी है ये नोटिफाइड डिजीज है अंडर सेक्शन 80 जीबीपी। तो जी उसके अगेंस्ट मैं अपने एम्प्लॉयर से 80 जीबीपी और 80 जीबी दोनों से मिला के 1,15,000 की एग्जेम्पशन ले रहा हूँ। अब जी दूसरी तरफ मेरी वाइफ जो है वो भी सैलरी लेती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और ये जो मैं मेडिकल का खर्चा कर रहा हूँ इसका कुछ रिफंड वो गवर्नमेंट से ले रही है। जी अब मेरा सवाल ये है कि क्या मेरी वाइफ को ये एज ए इनकम शो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो कोई खर्चा किया नहीं है, सारा एक्सपेंस मैंने किया बिल्कुल अपनी पॉकेट से। और बिल्कुल। यदि करना पड़ेगा तो कौन से हेड में करना पड़ेगा? या फिर हाँ दूसरी जी, योजना मेरी ये है कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से क्लेम ना लेके सारा खर्चा मैं अपनी वाइफ से करवाऊंगा। मतलब दोनों में से मेरे लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? सबसे पहले तो अमित जी आपके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे लक्ष्मण जी हम टैक्स गुरु में हमेशा एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देते हैं। अब जब आप 80 DDB का अध्ययन करते हैं तो दोनों माता और पिता दोनों के लिए जो चाइल्ड है वो डिपेंडेंट है और चाइल्ड है, और दोनों को अगर दोनों ने खर्चा किया है तो दोनों को ये डिडक्शन मिल सकता है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि एक चाइल्ड के लिए केवल एक माता या पिता ये फायदा लेंगे। तो आपके केस में एक्चुअली आप भी क्लेम कर सकते हैं और आपकी वाइफ भी क्लेम कर सकती है। शर्त केवल इतनी है कि दोनों को खर्च करना पड़ेगा। अब सब खर्च आप अपने केस में करते हैं, वो तो सीमा से ज्यादा है, इसलिए आप पूरा फायदा उठा नहीं रहे हैं। आपकी वाइफ जो है वो कुछ खर्च नहीं करती है और उसको रीइंबर्समेंट मिलता है। तो ये जो रीइंबर्समेंट है, जो पहले मेडिकल रीइंबर्समेंट 15,000 रुपये के दायरे में उसका एग्जम्पशन था, तो अभी आप जानते हैं पिछले 2-3 सालों से जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन आया तब से ये मेडिकल रीइंबर्समेंट का एग्जम्पशन चला गया। इसलिए आपकी वाइफ को जो अमाउंट मिला है वो उनको परक्विजिट के तौर पे अपनी सैलरी की इनकम में ऑफर करना होगा, और वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगी। मेरा सुझाव है अगले साल से दोनों आप करिए तो दोनों को ये फायदा मिलेगा। वाइफ कैन शो द इनकम बट शी कैन आल्सो क्लेम द डिडक्शन, और आपको भी डिडक्शन मिलेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया अमित जी। हालांकि मेरी शुभकामनाएं ये होगी, हम कामना करें कि जल्द से जल्द आपका लड़का स्वस्थ रहे, ताकि आप लोग टैक्स तो बचाएं ही बचाएं, साथ ही साथ जो बीमारी से जो उलझन होती है, समस्या होती है, वो भी आपकी दूर हो सके। अगला कॉलर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से अमित प्रजापति जी जुड़ गई हैं, फोन लाइन पर हैं। अमित प्रजापति जी बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी 44वीं सालगिरह पर मेरे दोस्तों ने मिलकर मुझे 2 लाख का होम थिएटर गिफ्ट किया है। तो मुझे ऐसा तो पता है कि अगर नॉन रिलेटिव से अगर 50,000 से ज्यादा गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल हो जाती है। तो इसी संदर्भ में ये मेरी 2 लाख की होम थिएटर की गिफ्ट के ऊपर टैक्स का क्या असर होगा? पहले तो अमी जी आपको बधाई हो अपनी 44th बर्थडे पर, और आपके दोस्तों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने सोच विचार करके आपको इतनी बढ़िया गिफ्ट 2 लाख रुपए की दे दी। अब आपकी उलझन मैं समझ सकता हूं। आपका कहना यह है कि 50,000 रुपये के मूल्य से ज्यादा अगर आपको गिफ्ट मिलती है और वो देने वाले रिलेटिव्स नहीं हैं आपके, जो सेक्शन 56(2) के तहत, तो आपके केस में इसकी टैक्सेबिलिटी खड़ी हो सकती है। अगर आपके दोस्तों ने आपको 2 लाख का चेक दिया होता तो वो सीधे सीधा आपके केस में इनकम के तौर से टैक्स हो जाता, लेकिन उन्होंने इन काइंड दी है। अब इन काइंड गिफ्ट्स में सेक्शन 56(2) में देयर इज अ लिस्ट कि इतनी इतनी चीजों की जो बख्शीश होगी या गिफ्ट होगी उसको टैक्सेबल गिना जाएगा, उसके सिवा इंप्लाइडली कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वो लिस्ट में जो है वो जमीन, मकान, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स वगैरह है, शेयर सिक्योरिटीज है। पर जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, माना होम थिएटर, टेलीविजन वगैरह, या फर्नीचर आइटम्स हो, या तो इवन मोटर कार हो, तो उस पर कोई इंक्लूजन नहीं है। इसलिए अगर लक्ष्मण जी किसी को हम मिलके 1 करोड़ की रोल्स रॉयस भी देते हैं ना तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। आप इसको जो भी समझिए, पर कानून का ये नियम है, इसलिए अमी जी को तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए अमीर जी। हालांकि मुकेश जी बता दें, हमारे कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं जो मिल करके रोल्स रॉयस भी गिफ्ट करें। वो तो अमीर जी भाग्यशाली हैं कि उनके ऐसे दोस्त हैं जो 2 लाख रुपए तक के गिफ्ट करते हैं। खैर, अभी फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, अगर आपने अपनी पत्नी को दिया है ब्याज मुक्त लोन तो क्या उस पर लगेगा टैक्स। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।